अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट टेस्ट्स दैट आर यूजुअली डन इन वायरल डिजीज़ेज़ एंड वायरोलॉजी। सो सबसे पहले तो आपको एक कोर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि 5 मेन अप्रोचेज़ होती हैं टू डायग्नोसिस ऑफ वायरल डिजीज़ेज़ बाय द यूज़ ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेंस, ठीक है? इसमें आ जाता है सबसे पहले तो ये कि हम वायरस को सेल कल्चर कर सकते हैं। नंबर 2, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है इन द स्पेसिमेन। नंबर 3, सीरोलॉजी देख सकते हैं जिसमें हम एंटीबॉडी टिटर के ऊपर रिलाई करते हैं। एंड फोर्थली देयर इज़ वायरल एंटीजेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड। एंड फाइनली देयर इज़ वायरल न्यूक्लिक एसिड्स, उनकी डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ जाता है कल्चर। तो बैक्टीरिया के केस में आपको पता है कि एक प्लेट होती है, उस पे कोई मीडियम होता है न्यूट्रिशियस सा और हम उसकी ग्रोथ मॉनिटर करते हैं। लेकिन वायरस के केस में इट्स नॉट दैट सिंपल। एज़ यू नो कि वायरस एक तरह का पैरासाइट है। वायरस नीड्स टू इन्फेक्ट अ सेल इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई, राइट? तो इसको कल्चर करने के लिए लिविंग सेल्स का सैंपल होता है उस कल्चर में, ताकि वायरस जो है उसको इन्फेक्ट कर सके। और उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये लैब सेटिंग का प्रोसीजर है एंड इट्स नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड आजकल, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और टाइम टेकिंग है। इसके कंपैरिजन में दूसरे टेस्ट जो होते हैं दे आर मच फास्टर, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ वैल्यूएबल एंड शुड बी डिस्कस्ड। तो वायरसेस जो होते हैं, जो ग्रो करते हैं कल्चर में, ये रेप्लिकेट कर जाते हैं इन द लिविंग सेल्स। और उसके इसके बारे में एक टेक्निकलिटी है कि काफ़ी सारे वायरस जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट होते हैं। तो इस प्रोसीजर में 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरली एक्सेप्टेबल होता है। अब वायरस ग्रोथ जो होती है इन द सेल कल्चर, यूजुअली इट प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एज साइटोपैथिक इफेक्ट या सीपीई, ठीक है? उससे ये तो नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली कौन सा वायरस है, लेकिन ये पता चल जाता है कि वायरल इन्फेक्शन है। सीपीई में मुख्तलिफ चीज़ें हैं एंड जनरली स्पीकिंग इट इज़ अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। अब आप देखेंगे कि कल्चर के शुरू में जिस तरह के सेल थे, इन्फेक्शन होने के बाद उनके अंदर चेंजेस आ गए हैं। वो चेंजेस हो सकते हैं चेंज इन साइज, चेंज इन शेप, फ्यूजन हो सकती है सेल्स की टू मेक मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, जिसको सिंसेशिया भी कहते हैं। और सीपीई जो होती है, generally it is manifested by cells that are either dead or dying from viral infection. The time taken for the CPE to happen and the type of cell are very important in narrowing down कि कौन सा वायरस है। लेकिन ऑफ कोर्स हर वायरस जो होता है वो इस तरह का सीपीई नहीं शो करता, इसलिए हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं जैसे कि हीम एड्सॉर्प्शन, इंटरफेरेंस एंड एसिड प्रोडक्शन। तो ये पिक्चर है थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए साइटोपैथिक इफेक्ट के बारे में। या पहली इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर यू कैन सी कि सेल में किस तरह का चेंज आया है। तो इसमें सेकंड पिक्चर में यू कैन सी कि इस तरह इन्फेक्टेड सेल और जायंट सेल बन चुका है। एंड थर्डली दिस शो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ डूइंग दिस। देन लेट्स टॉक अबाउट हीम एड्सॉर्प्शन। तो अब दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज वायरसेस जिनके ऊपर जो एंटीजन है हीम एग्लूटिनिन जो है उसके सरफेस के ऊपर है। हर वायरस के सर उस पे नहीं होता, लेकिन इसमें जिनमें है उनके लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी थियरी बहुत सिंपल है, आप पहले एक पिक्चर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो पॉजिटिव टेस्ट तब होता है कि जब हम इस वायरस पोटेंशियल जो सैंपल है जिसमें शायद वो वायरस है, इसमें जब आरबीसीज डालते हैं, तो अगर उसके अंदर हीमोग्लूटिनिन एंटीजन है तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी और वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर तो ये नॉन हीमोग्लूटिनेटिंग वायरस है और आरबीसीज डालेंगे तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी, वेरी सिंपल। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टेस्ट। इससे हम इस तरह से इसको नैरो डाउन कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये वन ऑफ दोज वायरसेस हैं जो कि हीमोग्लूटिनिन जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं मम्प्स, पैरा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर आ जाता है इंटरफेरेंस। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इसमें ये होता है कि वैसे एक वायरस फॉर एग्जांपल रूबेला वायरस है, वो इटसेल्फ सीपीई या साइटोपैथिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा, लेकिन जब एक सेकेंड वायरस ऐड हो जाता है उस कल्चर में, जैसे कि एको वायरस,
तो तब यू कैन सी द साइटोपैथिक चेंजेस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस इज, so you're kind of interfering by adding another virus to the culture. Then there's another technique which is detecting decrease in acid production. इसमें बेसिकली हम पीएच के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। तो जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, वो अल्कलाइन होते हैं, रेड होते हैं इंडिकेटर के हिसाब से। इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फिनॉल रेड। फिनॉल रेड जो होता है वो अल्कलाइन मीडियम में रेड होता है और एसिडिक मीडियम में येलोइश होता है, ठीक है। तो अगर तो वो वायरस इन्फेक्टेड है तो वो रेड हो जाएगा, और अगर वो नॉर्मल हेल्दी सेल है तो वो येलो होगा। एंटेरा वायरस इज एन एग्जाम्पल कि इस टेक्निक से हमें आइडिया हो जाता है। फिर डिफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन, यानी कि टू रियली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वायरस, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, हीम इनहिबिशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, दे आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली डन। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इज़ वेरी सिंपल। इसमें ये होता है, आप पहले भी आप पिक्चर भी देख सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि इफ़ द एंटीजन द अननोन वायरस इन द कल्चर फ्लूइड, और उसके साथ आपने अगर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर अ स्पेसिफिक वायरस डाली है और वो मैच कर गई है, तो यू नो कि ये कौन सा वायरस है, राइट। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसको थ्रू एन इंडिकेटर सिस्टम हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। फिर आ जाता है हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन। अगेन द पिक्चर इज़ रियली हेल्पफुल। इसमें अब आप देखेंगे कि वायरस जो है, जैसे कि मैंने कहा, उसके ऊपर अगर हीमोग्लूटिनिन है, आरबीसीज डाल लें और हीमोग्लूटिनेशन हो गई है। अब इसके अंदर आपने एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ वायरस दैट यू आर लुकिंग फॉर। अगर ये वो वायरस है तो उसने एंटीबॉडी ने उसको बाइंड कर लेना है, और आरबीसीज के साथ वो बाइंड इसलिए नहीं कर सकेगा। इसलिए प्रीवियसली जो हीमोग्लूटिनेशन कराता था, अब वो एंटीबॉडी डलने के बाद नहीं करा रहा। इट मीन्स हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन हो चुकी है। तो अगेन देयर यू गो, यू कैन फाइंड आउट विच वायरस इट इज़। देन देयर इज न्यूट्रलाइजेशन। ये भी सिमिलर थ्योरी ही है। आप एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज़ करते हैं फॉर अ सर्टेन वायरस, और अगर वो सेट वायरस इस सैंपल में है, तो एंटीबॉडी डालने से ये होगा कि वो उसको बाइंड कर लेगा, और वो जो नॉर्मली सेल को इन्फेक्ट करके साइटोपैथिक इफेक्ट शो कर रहा था पहले, अब वो नहीं करेगा, ठीक है। वायरल इन्फेक्टिविटी न्यूट्रलाइज हो चुकी है, और वायरल रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, सीपीई नहीं हो सकती। तो इससे भी यू कैन पिन पॉइंट ये कौन सा वायरस है। फिर आ जाता है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी एसे। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, एंड फ्लोरोसेंट टैग्ड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ऑफ कोर्स यू आर स्पेसिफिक फॉर अ सर्टेन वायरस। तो वो एंटीबॉडी जो होती है वो टैग्ड होती है विद फ्लोरोसिन, और उसको जब हम यूवी लाइट में विजुअलाइज करते हैं तो एप्पल ग्रीन कलर में वो लाइट अप हो जाता है। तो अगर तो ये वो है, तो ये इस तरह लाइट अप हो जाएगा, यू कैन सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप। देन देयर इज रेडियो इम्यूनो एसे। तो इसमें अगेन ये रेडियो लेबल्ड जो है ना एंटीबॉडी, वो अगर होमोलोगस है विद द वायरस तो ये डिटेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेडियो इम्यूनो एसे। फिर आ जाता है एलाइजा। एलाइजा इज़ अ वेरी कॉमनली यूज टेस्ट। इसमें भी आप वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग एंटीबॉडीज दैट आर स्पेसिफिक फॉर द वायरस। तो इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एलाइजा कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सैंडविच एलाइजा। थियरी ये है कि लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट एलाइजा फर्स्ट। तो डायरेक्ट एलाइजा के अंदर जो भी आपने, अगर उसमें एंटीजन है आपके सैंपल में वो वाला, तो वो बॉटम ऑफ द प्लेट के अंदर होती है। उसके अंदर आप डालते हैं एंटीबॉडी विच इज़ कपल्ड विद एन एंजाइम, ओके, वो उसको बाइंड कर लेता है। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है कि एक आपके एंटीजन के साथ एक प्राइमरी एंटीबॉडी लगती है, और फिर उसके साथ सेकेंडरी एंटीबॉडी लगती है विच इज़ लिंक्ड विद एंजाइम। और तीसरा सैंडविच एलाइजा जो होता है, उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी is immobilized, captures the antigen, and then another antibody binds to it। तो एक there's this antibody sandwich, और जो लास्ट एंटीबॉडी होती है वो एंजाइम कपल्ड है। इन तीनों चीज़ों में कॉमन बात ये है कि देयर इज एन एंजाइम कपल्ड एंटीबॉडी। एंजाइम कपल्ड एंटीबॉडी के अंदर जब आप सबस्ट्रेट डालते हैं फॉर दैट एंजाइम, अगर तो वो बाइंड हुआ हुआ है विद दैट एंटीजन, तो वो एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, एंड वो नज़र आएगा आपको एज अ कलर चेंज,
ठीक है? तो एलाइज़ा का वो जो वेल है उसमें अगर आपने कलरलेस सबस्ट्रेट डाला है और उसमें वो एंटीजन है जो आप चाह रहे हैं, तो वो कलर चेंज वहाँ पे हो जाएगा, वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज़ द थ्योरी ऑफ एलाइज़ा। देखने में एलाइज़ा के वेल्स इस तरह के होते हैं, यू कैन सी इसमें डिफरेंट वेल्स के अंदर कलर चेंजेस हुए हुए हैं, और ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाता है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। 2 तरह के माइक्रोस्कोप हैं, इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी जनरली इतनी यूज़फुल नहीं होती वायरसेस के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ही होती है। तो विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज़। तो इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है, इफ़ इसमें अगेन ये एंटीबॉडी अगर होमोलोगस है विद द वायरस, तो उसको बाइंड करके हम उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। Then there's electron microscope. Electron microscope is a big fancy microscope जो कि हर जगह नहीं होता. It's very expensive, very complex, और इसका basic purpose यही होता है कि जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं जो कि उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देयर इज़ अ होल प्रोसेस कि आप सैंपल लेते हैं, उसको फिक्स करते हैं, उसको एम्बेड करते हैं, उसके सेक्शंस कट करते हैं, फिर जो ग्रिड होता है उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डालते हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ लाइट टू क्रिएट वेरी डिटेल्ड इमेजेस, और उसको फिर हम वायरस के कैप्सिड होता है, स्पाइक्स होता है, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट्स रियली कूल बट इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल। लाइट माइक्रोस्कोपी अगेन नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड, लेकिन हम वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके साथ। फिर कुछ स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं, वो हेल्पफुल हो सकती है इन दिस केस। लाइट माइक्रोस्कोपी का बेनिफिट ये है कि ये इजीली अवेलेबल है, हर जगह होता है, और इट कैन प्रोवाइड अस यूजफुल इंफॉर्मेशन। सीरोलॉजिकल प्रोसीजर्स पे आ जाते हैं, अगेन द मोस्ट कॉमन थिंग दैट इज़ डन फॉर वायरस। तो सीरोलॉजी जो होती है, जनरली आप सैंपल लेते हैं पेशेंट का, ब्लड सैंपल होता है टिपिकली, और उसमें आप एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, और उसको हम एज अ इम्यून रिस्पॉन्स कंसिडर करते हैं हमारी बॉडी का। सो एज यू नो कि वायरस आता है, उसके अंदर एंटीजन होता है, हमारी बॉडी उसको रिकग्नाइज करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना आती हैं, और फिर हम अगर लैब में उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं इन अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, तो दैट कैन टेल यू अ लॉट अबाउट इन्फेक्शंस पास्ट एंड एक्यूट। तो व्हाट इज़ सीरो कन्वर्जन, व्हाट इज़ एक्यूट एंड कॉन्वलेसेंट फेसेस? ये बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, टेक्स्ट बुक्स में ये वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे आई वांट टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। तो जनरली ये होता है कि सीरो कन्वर्जन इज़ कन्वर्जन ऑफ द सीरम। कन्वर्जन किस तरह से? फ्रॉम एंटीबॉडी नेगेटिव टू एंटीबॉडी पॉजिटिव, यानी कि अगर एक पर्सन है, उसके अंदर पहले एंटीबॉडी नहीं है, उसको इन्फेक्शन हुई, अब उसने बना ली, तो उसका सीरम कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अब सीरो कन्वर्जन के दो फेज़ होते हैं, एक्यूट और कॉन्वलेसेंट। एक्यूट फेज़ जो होता है वो उसी वक्त फेज़ होता है, यानी कि पेशेंट का सीरम लेते हैं एज सून एज यू सस्पेक्ट कि वायरस इन्फेक्शन है, और उसके बाद एक सेकंड सैंपल लेते हैं तकरीबन 2 हफ्ते बाद, उसको कॉन्वेलेसेंट फेज़ कहते हैं। अगर पिछले और अगले सैंपल में एंटीबॉडी की जो क्वांटिटी है वो 4 गुना ज़्यादा हुई हुई है, तो दैट मीन्स दैट पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड, ठीक है? However, if the titer in the convalescent phase is 1/8, this is not a significant rise and not interpreted as a sign of recent infection. अक्सर वायरल डिजीज़ में आईजीएम और आईजीजी यूज़ होते हैं। आईजीएम अगर हो तो दैट मीन्स करंट इन्फेक्शन हुई हुई है। फिर कुछ और भी नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको मोनोस्पॉट टेस्ट भी कहते हैं, और ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में यूज़ होता है। फिर आ जाते हैं जी डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजेंस। तो जैसे कि आपको पता है कि वायरस की अपनी प्रोटीन्स होती हैं और मार्कर्स होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, और इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेस्ट। जनरली इट इज़ डन बाय एलाइजा, और इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द वायरस, उनको डिटेक्ट करते हैं। तो जनरली ये होता है कि एक सैंपल कलेक्ट होता है, कैन बी अ नेज़ल और अ थ्रोट स्वैब फॉर एग्जांपल, और उसको मिक्स करते हैं इन अ सॉल्यूशन जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं विच कैन बाइंड टू दैट एंटीजन। अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है
वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, एक विजिबल रिएक्शन शो करेगा और एक कलर चेंज होगा, जैसे हमने एलाइजा में पढ़ा था। और उसके बाद इसमें एंटीजन, इसमें एग्जांपल्स हैं P24 एंटीजन HIV का, इसका टेस्ट होता है अक्सर, ठीक है। तो ये क्विक होता है, जल्दी आपको रिजल्ट देता है और बहुत वैल्यूएबल है फॉर रैपिड डायग्नोसिस। फाइनली, वायरल न्यूक्लिक एसिड्स को डिटेक्ट करना। तो वायरल जीनोम जो होता है वो डिटेक्ट होता है, या वायरल मैसेंजर आरएनए। और इसको इस तरह से डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरएनए होता है एज अ प्रोब। ऑफ कोर्स जो थोड़ी सी अमाउंट है वायरल न्यूक्लिक एसिड्स की, इनको पीसीआर से हम एम्पलीफाई कर सकते हैं टू स्टडी देम इन डिटेल। तो पीसीआर इज़ डन टू डू दिस। तो पीसीआर बेसिकली ये है कि बहुत सारी कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, उसको ये जनरेट करता है, ठीक है। आप इसको सिंपल अल्फाज में समझ सकते हैं कि वायरल जीनोम की आपने एक मैसिव किस्म की फ़ोटोकॉपी करनी है तो आप पीसीआर करते हैं। तो उसमें आपको उसके इंग्रेडिएंट्स, जैसे आप एक प्रिंटर में पेपर और इंक और ये सारी चीज़ें इनपुट करते हैं, इसी तरह पीसीआर के लिए आप प्राइमर्स ऐड करते हैं, आप न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं, आप पोलीमरेजेस डालते हैं, और मल्टीपल कॉपीज जनरेट होती हैं ताकि एम्पलीफाई हो सके वायरल जेनेटिक मटेरियल और ज़्यादा बेहतर डिटेक्ट हो सके। तो इस पिक्चर में यू कैन सी स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले डी नेचर होता है और दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है। नंबर टू, आप एनीलिंग करते हैं, आप यू ऐड ऑल द थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर एम्पलीफिकेशन। फिर उसके बाद जो होता है वो प्राइमर ऐड हो जाता है और उसके बाद से सारा सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंज हो जाता है। फिर इवेंचुअली टू सेपरेट कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं एंड दैट साइकिल इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. So I hope this was interesting. I hope you learned something. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.